ऑन। अब आज हमारे न्यूमेरिकल होंगे बेटा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर। ठीक, करीब हमारे 15-16 न्यूमेरिकल रह रहे हैं, 2 थ्योरी टॉपिक रह रहे हैं, तो आज 8-10 न्यूमेरिकल आज करा दूंगा और 4-5 न्यूमेरिकल और थ्योरी के जो बचे हुए टॉपिक हैं वो मंडे को करा दूंगा। मंडे को क्लास होगी। तो मेरे बेटा सबसे पहले डी ब्रॉगली के कंसेप्ट के बारे में आप लोग समझिए कि ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है क्या। कभी आपने सोचा है कि फोटोन जिसमें मास नहीं है उसमें मोमेंटम कैसे हो सकता है? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। अब फोटोन में मास नहीं है फिर भी उसमें मोमेंटम है, यहीं पे ड्यूअल नेचर का कंसेप्ट आता है। मेरे बेटा इजी वर्ड्स में बताऊं तो मास और एनर्जी एक ही चीज के दो रूप हैं। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी मास और एनर्जी का इंग्रेडिएंट एक ही है। एक बात बताओ, यदि आप पानी से बर्फ बना सकते हो, बर्फ से पानी बना सकते हो, देखने में दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन उनका बेसिक इंग्रेडिएंट तो H2O एक ही है। बस कंडीशन बदलने पर वो बर्फ के रूप में हो जाता है, ज्यादा ठंडा होने पर, गर्म होने पर वो पानी के रूप में आ जाता है, और तेज गर्म होने पर स्टीम यानी कि भाप के रूप में आ जाता है। चीज तो एक ही है। क्या आप पानी को फ्रीज करके आइसक्रीम बना सकते हो? नहीं ना, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट अलग है। तो यदि आप एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो बेसिकली एक ही है। यही बात आइंस्टाइन ने कही थी। आइंस्टाइन ने बता दिया था कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में। लोगों ने भरोसा नहीं किया ये क्या कह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारे साइंटिस्ट ने एटम बम बना लिया और हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीख लिया। अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी एनर्जी को मास में नहीं बदल पाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बदल नहीं सकते। मास को एनर्जी में बदल सकते हैं तो एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, बस हमें वो टेक्नोलॉजी ढूंढनी है। यानी अपने दिमाग से निकाल दो कि मास और एनर्जी दो अलग चीजें हैं, एक ही चीज के दो रूप है। यानी मास भी एक तरह से हाईली कंसंट्रेटेड एनर्जी है। मास भी एक तरह से हाईली कंसंट्रेटेड एनर्जी है और कुछ नहीं। जब उसे सही कंडीशन मिल जाती है तो वो मास की बजाय एनर्जी के रूप में आ जाता है, और जब वो कंडीशन नहीं मिलती तो मास के रूप में रहता है। यानी एनर्जी ही मास है, मास ही एनर्जी है। मास और एनर्जी दो अलग चीजें नहीं है। एम मास को एनर्जी में बदले तो हमें एनर्जी मिलती है mc स्क्वायर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फोटोन का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? वो फोटोन में वैसे मास नहीं होता, या कह दो मास एनर्जी के रूप में होता है। मास वो एनर्जी में बदल चुका है। यदि फोटोन की सारी एनर्जी को मास में बदला जाए तो जो मास मिलेगा उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, तो मान लो मैं कह रहा हूं कि इस फोटोन का इक्विवेलेंट मास m है, इसका मतलब m मास को एनर्जी में बदल दो तो फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। यदि m मास को एनर्जी में बदल दो तो फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, लेकिन m मास को एनर्जी में बदल के तो mc स्क्वायर एनर्जी मिलती है। यस, यही फोटोन की एनर्जी है, लेकिन फोटोन की एनर्जी hc अपॉन लैम्डा होती है, तो यही hc अपॉन लैम्डा है। तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, जहां m क्या है? फोटोन का इक्विवेलेंट मास। अब एक c से एक c काट दो, एक c से एक c काट दो। अब ये क्या है? फोटोन का इक्विवेलेंट मास, और c क्या है? फोटोन की स्पीड। अब यदि m है फोटोन का इक्विवेलेंट मास और c है फोटोन की स्पीड, तो फोटोन के मास और फोटोन की स्पीड को मल्टीप्लाई करो तो फोटोन का मोमेंटम। तो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फोटोन का मोमेंटम यानी कि p, जिससे आता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो हमें यह पता चला
कि दुनिया में जितनी भी वेव्स हैं उन सब में ड्यूअल नेचर है, फोटोन नेचर है, पार्टिकल नेचर है। हर वेव फोटोन से बनी है, और यदि हर वेव फोटोन से बनी है, फोटोन एक तरह का पार्टिकल है जिसमें मास ना होके एनर्जी है, तो यानी हर वेव में पार्टिकल नेचर है। अब यहीं से डी ब्रॉगली का सिद्धांत आया। उन्होंने कहा कि यदि हर वेव में पार्टिकल नेचर है तो हर पार्टिकल में भी वेव नेचर होना चाहिए। उन्होंने कहा हर पार्टिकल में एक वेव नेचर है, वेव, हर पार्टिकल की एक वेवलेंथ है। मूविंग पार्टिकल हैज अ वेवलेंथ, इसे नाम दिया गया मैटर वेव। मैटर वेव के सबूत मिल चुके हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट करती हैं। जब कोई वेव चलती है तो उसमें पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड होता है, और जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसमें वेव नेचर एसोसिएटेड होती है, और यही है ड्यूअल नेचर। तो जो पार्टिकल में वेव नेचर होता है उसे मैटर वेव बोलते हैं। लिखना क्या है वो शीट में लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर। तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला सिर्फ वेव्स के लिए या फोटॉन्स के लिए नहीं है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला पार्टिकल्स के लिए भी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या कह दो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। क्योंकि इसे डी ब्रॉगली ने ढूंढा था तो इसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा जाता है। यदि आपको कह दें कि एक स्कूटर जा रहा है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तो m है स्कूटर का मास, v है स्कूटर की वेलोसिटी, h है प्लैंक कांस्टेंट। कैलकुलेट कर लोगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी। जिन पार्टिकल्स का मास बहुत ज्यादा होता है उनमें वेव नेचर पकड़ में नहीं आता। जिन पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा होता है उसमें वेव नेचर पकड़ में नहीं आता। क्यों? मास ज्यादा होगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत कम होगी, और बहुत कम होगी तो हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनके मास कम होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या पॉजिट्रॉन हो गया, या जिनके मास बहुत कम होते हैं, उनमें वेवलेंथ बड़ी होती है और वो डिटेक्ट हो जाती है। डेविसन और जर्मर ने वेव नेचर को, पार्टिकल के वेव नेचर को साबित करके दिखा दिया था, जो आप पढ़ चुके हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में। तो इस पे काफी न्यूमेरिकल आते हैं। याद रखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी फॉर्मूला वेव पे भी लगता है और पार्टिकल पे भी लगता है। अब बस पार्टिकल के केस में p को mv लिख सकते हैं क्योंकि पार्टिकल में मास है। वेव के केस में मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी नहीं लिख सकते क्योंकि फोटोन में इक्विवेलेंट मास भले ही है, रियल मास नहीं है। तो फोटोन के केस में p को mv नहीं लिखते। अच्छा, आप पार्टिकल में आ जाओ। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी, इसको लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। भाई mv और अंडर रूट 2m के ई बराबर है, काइनेटिक एनर्जी को रखो हाफ mv स्क्वायर, हाफ से 2 कट जाएगा, mv स्क्वायर इंटू m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो mv आ जाएगा। जब वेलोसिटी दी रहती है, मास दिया रहता है तो वेवलेंथ इससे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी दी रहती है तो वेवलेंथ इससे निकालते हैं। अच्छा, यदि किसी चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है qv, क्योंकि चार्ज को यदि वोल्टेज से एक्सेलरेट करते हैं तो वर्क डन होता है qv, और ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है qv। तब लैम्डा का फॉर्मूला लगता है h अपॉन अंडर रूट 2m qv। तो कब कब लगाने हैं फॉर्मूले पर, याद रखना। पहली बात, ये जो सारे फॉर्मूले हैं पार्टिकल्स के लिए बता रहा हूं, सारे फॉर्मूले पार्टिकल्स के लिए हैं। यदि मोमेंटम सीधे दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओ, मास और वेलोसिटी दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओ, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाइए, चार्ज और वोल्टेज दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाइए। अच्छा, यदि इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m ev, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है e। लैम्डा हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m ev। अब इसमें h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट।
6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वोल्टेज अलग अलग दे सकते हैं। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू के बाद यहां लिख दो 10⁻⁻10 मीटर। इन सभी के आंसर मीटर में आएंगे। यदि आप एसआई यूनिट में सारी वैल्यूज रखोगे तो लैम्डा भी एसआई यूनिट में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये आपका फॉर्मूलों की लिस्ट हो गई। कई बुक्स में 10⁻⁻10 मीटर लिखने की बजाय एंगस्ट्रॉम लिख दिया है, वहां लिखा है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो आपकी मर्जी है, मीटर में लिखो। मैं इसलिए मीटर लिख रहा हूं क्योंकि सबका आंसर मीटर में आता है, इसका भी मीटर में, इसका भी मीटर में, सबका मीटर में आता है। अब यदि यहाँ एंगस्ट्रॉम है, कई बार बच्चे गलती से मीटर लिखे आते हैं, तो आप 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, और नहीं तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻10 मीटर। रखना सब एसआई यूनिट में। तो ये हमारे हैं फॉर्मूले डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से जुड़े हुए। क्या कि हर पार्टिकल में वेव नेचर है और हर वेव में पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल से जुड़े वेव नेचर को डी ब्रॉगली वेव कहा जाता है या मैटर वेव कहा जाता है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स 24। और बेटा ये न्यूमेरिकल खत्म होता ही फिर जो अगला लास्ट चैप्टर शुरू होगा वो सबसे छोटा चैप्टर है ईएम वेव। उसकी थ्योरी तो आप कर ही चुके हैं और रिवाइज कर लेना। ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन और फोटोन, दो चीजें हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, प्रोटॉन नहीं फोटोन। इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर है। दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ 10⁻⁻9 मीटर है। दोनों का मोमेंटम बताओ। तो मैंने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, फोटोन पे भी लगता है, इलेक्ट्रॉन पे भी लगता है, पार्टिकल पे भी लगता है। तो यदि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी दोनों के लिए है तो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा दोनों के लिए है, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये मैंने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी को ही चेंज कर दिया। अब दोनों जगह एच को रख दो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, लैम्डा को रख दो 10⁻⁻9, दोनों का मोमेंटम आ जाएगा, सेम आएगा। तो पहला पार्ट वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों का मोमेंटम सेम है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों की एनर्जी बताओ। अब यही अंतर है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी और फोटोन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी पी स्क्वायर अपॉन 2m से। भाई कोई गलती तो नहीं करी, पी है mv तो पी स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, और m स्क्वायर v स्क्वायर को 2m से डिवाइड करोगे तो हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी आ गई। जबकि फोटोन की जो एनर्जी निकलेगी, फोटोन की एनर्जी निकलेगी P इंटू सी से। ये कैसे? मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा, P है h अपॉन लैम्डा, उसे C से मल्टीप्लाई कर दो तो hc अपॉन लैम्डा, और hc अपॉन लैम्डा फोटोन की एनर्जी है। भाई इसे याद रख लेना कि यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो P स्क्वायर अपॉन 2m, और फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो P इंटू सी। एक बार फिर से समझ लो, P है h अपॉन लैम्डा, जब आप h अपॉन लैम्डा को C से मल्टीप्लाई करोगे तो hc अपॉन लैम्डा, और hc अपॉन लैम्डा ही फोटोन की एनर्जी है। तो मोमेंटम जो भी यहां आया था यहां रख देना, इलेक्ट्रॉन का मास रख देना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जूल में। यहां जो मोमेंटम आया था रख देना, स्पीड ऑफ लाइट रख लेना 3 इंटू 10⁸, और जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी जूल में। तो इस तरह से आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि भाई कैसे निकालना है। तो फोटोन की एनर्जी P इंटू सी से, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर अपॉन 2m से निकलेगी। मैं उधर फॉर्मूले जान के मिटा नहीं रहा, अभी आप देखते रहो, मैं एक एक करता और मिटाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कह रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मटेरियल
When accelerated through a voltage 150 volt is 1 एंगस्ट्रॉम। किसी चार्ज को 150 वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिली 1 एंगस्ट्रॉम। जब इतने वोल्टेज से एक्सेलरेट किया तो ये वेवलेंथ मिली किसी चार्ज को, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला। यदि इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाते समय हमने इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास को रखा है। बाकी सबके लिए ये लगेगा। वोल्टेज से रिलेटेड दो ही फॉर्मूले हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये तो किसी पे भी लगा दो, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन नहीं बोला तो मैं यही वाला लगाऊंगा। तो वो कह रहे हैं जब हमने 150 वोल्ट से एक्सेलरेट करा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है। यदि हम इसी को 1350 वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी? मेरे बेटा यदि हम इस फॉर्मूले को देखें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के। लैम्डा और वी का रिलेशन। अब यहां पर क्योंकि उसी पार्टिकल को, उसी चार्ज को लिया गया है दोनों बार, तो मास कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है और एच तो होता ही कांस्टेंट है। तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट 3, जिसे लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू रूट v2 अपॉन v1। ये फॉर्मूला आपको आंसर दे देगा। देखो इस चैप्टर में ज्यादा बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं होते, ये चैप्टर ही खुद 3 नंबर का है। अब इसमें लैम्डा 1 पता है, v1 v2 पता है, लैम्डा 2 निकालना है, तो जरा सा मेहनत करोगे निकल जाएगा, जरा सी भी नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। देख इलेक्ट्रॉन बोल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को 64 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। इलेक्ट्रॉन में ये लगा देना, ये लगा ये भी सकता है, कैलकुलेशन पड़ जाएगी, फिर आपको इलेक्ट्रॉन का मास रखना पड़ेगा, चार्ज रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। अब सुन, यदि 10 की पावर -10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मीटर में, और यदि नहीं करोगे तो एंगस्ट्रॉम में। इसमें v को 64 रख दो तो अंडर रूट 64 8 हो जाएगा, और 8 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई 1.53 एंगस्ट्रॉम आएगी, ये कौन से स्पेक्ट्रम में है? कौन से स्पेक्ट्रम का मतलब ये लाइट है, एक्सरे है, क्या है? इतनी शॉर्ट वेवलेंथ 1.53 एंगस्ट्रॉम, ये एक्सरेज की कैटेगरी में आती है। एक्सरेज जो होती है उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है, और क्योंकि वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है तो एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ये एक्सरेज के ऑर्डर में है, तो ये आप लिख दीजिएगा कि ये एक्सरे के स्पेक्ट्रम में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है एक न्यूट्रॉन जिसका मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। ठीक है बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहे हैं। क्या फॉर्मूला लिख के जगह खराब करूं? जब काइनेटिक एनर्जी दे करके लैम्डा पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना। कौन सा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। इसमें h रख देना 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। m रख देना न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। काइनेटिक एनर्जी 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में रखना, 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। सारी वैल्यू राइट साइड की मिल गई तो लैम्डा निकल जाएगा, आप फाइंड कर लीजिएगा। जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है उसमें दोबारा यहां लिख के कोई बेनिफिट नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बिल्कुल पिछले वाले जैसा है, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए जिसकी काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
और जिसका मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg है। तो समझदार बच्चे समझ गए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। यहां भी काइनेटिक एनर्जी और मास दिया था, लैम्डा पूछा था, यहां भी काइनेटिक एनर्जी और मास दिया है, लैम्डा पूछा है। यही फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रख के लैम्डा निकाल लेना। यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप देख रहे हो तसल्ली से पढ़ाई चल रही है। क्वेश्चन नंबर 29। 10 मीटर ऊंचाई से एक लड़का 10 मीटर ऊंचाई से एक लड़का झील में गिरा। झील में टकराते समय उसकी वेवलेंथ बताओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। बस ये पता लगा। और लड़के का मास कितना दिया हुआ है? 40 kg। 40 किलो का लड़का 10 मीटर ऊंचाई से गिरा। जब वो झील में टकराने वाला था 10 मीटर गिरने के बाद, तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। तो बड़ा सिंपल है, पहले आप लड़के की वेलोसिटी निकाल लो। ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वो नीचे आके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटी की जरूरत नहीं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। लड़के का मास है 40 किलो, जी को ले लो 10 और हाइट भी दे रखी है 10, तो 4000 जूल काइनेटिक एनर्जी है। तो लड़के की काइनेटिक एनर्जी है 4000 जूल। जो ऊपर पोटेंशियल थी वो नीचे काइनेटिक बदल गई, तो लड़के की काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। लड़के का मास पता चल गया। लड़के की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बतानी है। तो समझ ही गए होंगे, फिर पिछले और इसमें कोई अंतर नहीं, बस घुमा के दे दिया। इन सब में मास और काइनेटिक एनर्जी देके लैम्डा पूछा था, मास और काइनेटिक एनर्जी देके लैम्डा पूछा था। यहां भी मास और काइनेटिक एनर्जी पता है और लैम्डा निकालना है। यानी वंस अगेन यू विल बी यूजिंग सेम फॉर्मूला h/√2m/k। उसमें मास और काइनेटिक एनर्जी रख देना, प्लैंक कांस्टेंट रख देना, लैम्डा आपका मिल जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 29। जब बच्चे EMI, AC, मैग्नेटिज्म वगैरह के न्यूमेरिकल करते हैं, सबको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जब ये ड्यूअल नेचर और एटम्स वगैरह के न्यूमेरिकल आते हैं, ऐसा लगता है जैसे खाने के बाद हाजमूला, सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल। लेकिन सिंपल हो या डिफिकल्ट हो, करवाने करने तो सभी है। कई बार एग्जाम में ना सिंपल चीजें घुमा देती है, डिफिकल्ट तो बच्चे 4-4 बार रिवाइज करके जाते हैं, सिंपल को सोचते हैं अरे ये तो हो जाएगा, पता चला वही नहीं हुआ। 29 हो गया। 30 ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वो कह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है और इसकी एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर है। यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है। इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें सदाबहार मालूम है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो क्या कह रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ के बराबर है। यानी दो चीजें हो गई, एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन। फोटोन को भी लिख रहा हूं, ना कि प्रोटॉन को। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर है, तो दोनों की एनर्जी का रेशियो बताओ। पहले आप वेवलेंथ तो निकाल लो। इसकी वेवलेंथ आएगी h/mv से, क्योंकि आपके पास मास और वेलोसिटी पता है। तो आप यहां से लैम्डा निकाल लेना h/mv से। जो लैम्डा आए वही लैम्डा यहां रख देना, यानी लैम्डा दोनों का पता चल गया। लैम्डा दोनों का पता चल गया। अब लैम्डा पता चलने के बाद दोनों की एनर्जी निकालना। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E1, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाफ mv² से निकलेगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि m और v पता है। जबकि फोटोन की एनर्जी hc/ लैम्डा से निकलेगी। लैम्डा तो वही वाला रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन का आया था, लैम्डा रख देंगे, h रख देंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34, c रख देंगे 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा वही रख देंगे इलेक्ट्रॉन वाला,
और ये भी जूल में आ जाएगा, hc/λ भी जूल में आंसर देता है और हाफ एम वी स्क्वायर भी जूल में आंसर देता है। दोनों की एनर्जी जूल में आ जाएगी। E1 क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, फोटोन E2 क्या है, फोटोन की एनर्जी। फोटोन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बोलते, E2 क्या है, फोटोन की एनर्जी। अब उन्होंने कहा था रेशियो बताओ, तो E1/E2 निकाल देना, यू विल बी गेटिंग योर आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ आपको E1/E2 करना है। तो ये गया क्वेश्चन नंबर 30। अब पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं ये, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताइए जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम है। अब जो इलेक्ट्रॉन कह दिया तो मास यदि जरूरत पड़ेगी तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताइए जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है। पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मोमेंटम निकाल लो, P = h/λ, जिसमें h आप जानते ही हैं, लैम्डा दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करके लैम्डा रख देना। जब मोमेंटम आ जाए P, तो काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m। कई बच्चे कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? बेटा इसलिए नहीं लगाया, वेलोसिटी नहीं पता। या तो पहले वेलोसिटी निकालो, नहीं तो सीधे P²/2m फॉर्मूला लगाओ और इसकी एनर्जी मिल जाएगी। हो गया 31। 32 न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की वेवलेंथ, एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन दोनों की वेवलेंथ 2 नैनोमीटर है, यानी 2 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। पहले दोनों के मोमेंटम बताओ। देख फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, इसके जैसा एक और आ चुका, मैं चाहता कह देता कि वो वाला तो हो गया, मैं जान के करवा रहा हूं। और हाँ, कल और परसों में एटम्स के सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल तैयार कर लो। जो भी डाउट आए मंडे तक भेज दो। मंडे को बचे हुए न्यूमेरिकल्स होंगे, डाउट्स होंगे, और जो एक आध थ्योरी पॉइंट बताना है वो होगा, और मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल तो ऑब्वियसली क्लास नहीं होगी। तो लैम्डा आपको दे रखा है। अब वो कह रहे हैं दोनों के मोमेंटम बताओ, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्या कहा था, P = h/λ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फोटोन के लिए भी, इलेक्ट्रॉन के लिए भी। लैम्डा दोनों में 2 इंटू 10 की पावर -9, h की वैल्यू दोनों में 6.6 इंटू 10 की पावर -34। इस तरह से दोनों का सेम मोमेंटम मिल जाएगा। फिर पूछ रहे हैं दोनों की एनर्जी बताओ। इलेक्ट्रॉन की तो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है और फोटोन की एनर्जी कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकलेगी P²/2m से हमेशा, या हाफ एम वी स्क्वायर से। जब P पता है तो P²/2m से। और फोटोन की एनर्जी निकलेगी P इंटू C से, यदि P पता हो। तो एक बार फिर बता देता हूं, P खुद होता है h/λ, h/λ को C से मल्टीप्लाई किया तो hc/λ, और hc/λ ही तो एनर्जी है फोटोन की, तो वो निकलेगी P इंटू C से। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद अगला क्वेश्चन 33। एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन। याद रखना अल्फा पार्टिकल में जो चार्ज होता है 2e और प्रोटॉन में चार्ज होता है e, दोनों पॉजिटिव। प्रोटॉन का यदि मास है m, अल्फा पार्टिकल का मास है 4m। अब ये बात आपको याद रखनी है, अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 गुना होता है और अल्फा का चार्ज प्रोटॉन से दुगना होता है। प्रोटॉन का चार्ज है e, अल्फा का चार्ज है 2e। प्रोटॉन का मास है m, अल्फा का मास है 4m। दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों एक ही पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हुए, एक ही वोल्टेज से एक्सेलरेट हुए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो बताओ। देख अल्फा की डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/√2m के
2m/qv, क्योंकि वोल्टेज वाला मामला है तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, लगा रहा हूं। अब m अल्फा पार्टिकल का 4m और q अल्फा पार्टिकल का 2e और वोल्टेज v। मैंने अभी कुछ नहीं, यही फॉर्मूला लगाया है, बस m की जगह 4m रख दिया क्योंकि अल्फा का मास 4m है, और q की जगह 2e लिख दिया क्योंकि अल्फा का चार्ज 2e है। अब यदि आपको लैम्डा निकालनी है प्रोटॉन की, तो h/√2mev, मास m ही है, m को m ही रखोगे, चार्ज e है तो q को e रखोगे, और v तो v है, दोनों में से सिर्फ दोनों को डिवाइड कर देना, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी, सब कट जाएगा, h कट जाएगा, m कट जाएगा, ev कट जाएगा, सॉल्व करके न्यूमेरिकल डिजिट में आपको आंसर मिल जाएगा। यूनिट कोई लिखनी नहीं है क्योंकि बेटा ये रेशियो है, ऊपर भी लैम्डा नीचे भी लैम्डा, बस रेशियो में आंसर दे देना कि ये रेशियो रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 1.4 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन है, फोटोन, उसकी वेवलेंथ है 1.4 एंगस्ट्रॉम। वो एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ हो जाती है 4 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, 1.4 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ हो जाती है 4 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन की फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ। एक बात सुन, आपने ध्यान दिया टकराने के बाद फोटोन की वेवलेंथ बढ़ गई, यानी वेवलेंथ बढ़ गई तो फोटोन की एनर्जी कम हो गई hc/λ से, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। टकराने के बाद फोटोन की वेवलेंथ बढ़ गई यानी फोटोन की एनर्जी कम हो गई। कितनी कम हो गई? पहले एनर्जी थी hc/λ1, बाद में रह गई hc/λ2। कम कितनी हो गई? दोनों का डिफरेंस। जो ये एनर्जी कम हो गई वही उसने इलेक्ट्रॉन को दी है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होगी hc/λ1। भाई एक बात बताओ, मैं 1000 रुपए लेकर के निकला, किसी आदमी से मेरी टक्कर हुई, उसने पॉकेट मार ली, जब मैं अलग हुआ तो मेरी जेब में 400 रुपए थे। अब मैं पूछूं उस आदमी को कितने का फायदा हुआ, तो ये पता लगा लो कि मैंने कितना नुकसान करा। मेरे पे पहले 100 जो भी थे 1000 रुपए थे और बाद में 400 रह गए, तो मेरे 600 का लॉस हुआ, और जो मेरा लॉस हुआ वही उस आदमी ने गेन किया है। तो यहाँ फोटोन का जितना एनर्जी लॉस हुआ वो इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, तो फोटोन का एनर्जी लॉस हुआ है hc/λ1 माइनस hc/λ2, और यही इलेक्ट्रॉन को मिली है, तो यही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। हो गया 34। अगला 35। चलो अब 35 ऑनवर्ड 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल बचे हैं, और बाकी आपके डाउट्स आ जाएंगे, और बाकी 2 थ्योरी के टॉपिक बचे हुए हैं, तो ये मंडे को कंप्लीट करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे रोक रहा हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा, मुलाकात होगी मंडे को। ओके, बाय बाय।